और आपका मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस क्लास 12th वाले विद्यार्थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इससे पहले हम लोग पहले वाले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग 5 प्रॉपर्टीज उसका देखे थे मेरे बच्चे। इस 5 प्रॉपर्टीज के बाद आज हम लोग इसके आगे का प्रॉपर्टीज को जानेंगे। आइए सीखते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को गुण। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मेरे बच्चे 6 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। विद्युत आवेश किसी वस्तु में संरक्षित होता है। अब ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। विद्युत आवेश किसी वस्तु में संरक्षित होता है। अब समझना है कि संरक्षित होता है, इसका अर्थ क्या है, संरक्षण का अर्थ क्या है, कंजर्व का अर्थ क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वस्तु में कंजर्व कैसे रहता है, संरक्षित कैसे रहता है। पहले समझते हैं कि संरक्षण है क्या, संरक्षित का अर्थ क्या होता है, संरक्षण का अर्थ क्या होता है। संरक्षण का अर्थ मेरे बच्चे आप लोग जानते होंगे, है ना। और यूं ही समझिए कि जैसे वर्षा के दिनों में किसान भाई लोग खेत को पटाने के लिए वर्षा के पानी को जिस तरह से खेत के किनारे गड्ढा खोद के या उसमें वर्षा के पानी को रखते हैं, जमा करते हैं, संरक्षित करते हैं, उसका सीधा अर्थ हम लोग को यहाँ पर वही है कि किसी वस्तु में जो विद्युत आवेश होता है क्या होता है, संरक्षित होता है। इसका सीधा साधा अर्थ होता है मेरे बच्चे कि विद्युत आवेश की ना तो उत्पत्ति कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। इसका भी अर्थ ये हुआ कि किसी भी सिस्टम में, सिस्टम मतलब निकाय में, कुल आवेश जो है उसका मान जो है परिवर्तित नहीं होता है। कहने का मतलब हो गया कि कुल आवेश जो है उसमें संरक्षित होता है, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज, व्यक्तिगत रूप से चार्ज, उसका मान जो है बदलते रहता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, है ना। इस एग्जांपल के थ्रू और आप लोग को समझाने का प्रयत्न करते हैं। पेयर प्रोडक्शन और एनहिलेशन। देखिए ध्यान से, हमने अभी एग्जाम्पल वर्षा के पानी को लिए थे कि जो किसान भाई अपने खेतों को पटाने के लिए उसको संरक्षित रखते हैं, जमा रखते हैं। तो वो संरक्षण फिर उसको रखे, फिर वो वाष्पित होकर ऊपर चला गया, फिर वो वर्षा के रूप में नीचे आया। इस तरह से तो संरक्षण का अर्थ समझे, लेकिन विद्युत आवेश जो संरक्षित होता है उसको हम लोग यहाँ से भी इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। और ये एग्जाम्पल को ध्यान में रखें मेरे बच्चे, बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है। तो क्या है ये, पेयर प्रोडक्शन और एनहिलेशन। अब ये पेयर प्रोडक्शन में और एनहिलेशन में आवेश संरक्षित कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिए। तो हम लोग देखते हैं पेयर प्रोडक्शन को ना, ध्यान से देखिए। पेयर प्रोडक्शन को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए ये नाभिक है, न्यूक्लियस नाभिक। इस नाभिक पर कोई भी ऊर्जा का h गामा रेज लेते हैं, ये है गामा रेज। गामा किरणों का इस पर क्या करवाए हैं, बमबार्डमेंट, प्रहार करवाए, बमबार्ड करवाए, प्रहार कराए इस पर। जैसे इस पर आप बमबार्डमेंट करवाए, प्रहार कराए, क्या होता है, यहां से दो तरह के पार्टिकल्स क्या होते हैं, निकलते हैं। एक
और एक जो है मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन प्लस ई और इलेक्ट्रॉन माइनस ई। ध्यान से देखिए, ये ऊर्जा है, गामा रेज ऊर्जा है, एनर्जी है एच न्यू के रूप में। ये नाभिक है, बम्बार्ड करवाए, क्या बदल गया, पॉजिट्रॉन प्लस ई और इलेक्ट्रॉन माइनस ई में पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो गया। अब चलते हैं इधर और इधर, देखते हैं कि टोटल चार्ज, कुल आवेश जो है इस सिस्टम में, उसका मान बदला है कि नहीं है। तो इधर का कुल आवेश देखते हैं, इधर का कुल आवेश, इधर का कुल आवेश, टोटल चार्ज। देखिए तो कोई भी ऊर्जा हो उसमें टोटल आवेश क्या होता है मेरे बच्चे, जीरो होता है। टोटल आवेश क्या होता है उसमें, जीरो। कोई भी ऊर्जा है, कोई भी एनर्जी है, चाहे वो गामा हो, लाइट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, फोटोन एनर्जी हो, जितने भी एनर्जी है उसमें क्या होता है, कुल आवेश क्या होता है, जीरो होते हैं। तो इधर जीरो आया है टोटल चार्ज। तो इधर भी देखते हैं कि टोटल चार्ज जीरो है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें टोटल चार्ज क्यू टी, इसमें भी तो देखिए इसमें क्या है, एक प्लस सी और इसमें क्या है, माइनस सी। प्लस सी और माइनस सी क्या हो गया मेरे बच्चे, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि कुल आवेश इधर भी जीरो है और कुल आवेश इसमें भी जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आवेश क्या है, संरक्षित है। परंतु हमने एक बात और कहा कि इंडिविजुअल चार्ज में परिवर्तन हो सकता है, उसका मान बदल सकता है। तो देखिए इंडिविजुअल चार्ज, ये पॉजिट्रॉन है प्लस ई है, ये इलेक्ट्रॉन है माइनस ई है। देखिए नेचर अलग अलग हो गया ना मेरे बच्चे, एक प्लस है, एक क्या है, माइनस है। तो इंडिविजुअल में परिवर्तन हुआ, इंडिविजुअल अलग है, एक पॉजिट्रॉन है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम। पूरा आवेश जो है उस समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। इसी को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, पेयर प्रोडक्शन। आइए अब हम लोग सीखते हैं एनिहिलेशन के बारे में, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें भी टोटल चार्ज कंजर्व है कि नहीं है ना। ध्यान से देखिए टोटल चार्ज के बारे में मेरे बच्चे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि ये आपका जो है पॉइंट है, पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक प्लस ई पॉजिट्रॉन और एक माइनस ई, दोनों का क्या करवाया है ना, बॉम्बार्डमेंट करवाया है, प्रहार कराया यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये दोनों एक साथ आके मिले, मिलने के बाद देखिए इधर एच न्यू और इधर भी एच न्यू, यानी क्या निकला, ऊर्जा। दोनों पार्टिकल्स जब आपस में टकराए, मिले, युग्म बनाए, ऐड हुए, तो क्या निकला उससे, एच न्यू ऊर्जा उत्सर्जित हुआ। इसमें भी देख लेते हैं, इधर का टोटल चार्ज प्लस ई माइनस ई जीरो, इधर का टोटल चार्ज जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी चार्ज क्या है, कंजर्व। इसको बोलते हैं एनहिलेशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एनहिलेशन। अब ध्यान दीजिएगा, पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन दोनों की प्रक्रिया जो है जस्ट रिवर्स है। उसमें एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो गया और इसमें मास जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे बच्चे ये कंपटीशन में पूछते हैं, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सिर्फ याद रखेंगे एग्जाम्पल को, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे जो कॉम्पिटिटिव हैं, आइदर जेई का हो, मेंस का हो, नीट का हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो याद रखेंगे, पूछते हैं उसमें है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए 7 नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का मेरे बच्चे। ध्यान दीजिए क्या करता है, विद्युत आवेश निश्चित या निश्चित होते हैं।
निश्चर मतलब हो गया मेरे बच्चे, निश्चित का मतलब हो गया कि उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किस रूप में, कैसे, इसका मतलब क्या होगा, इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ये निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई वस्तु किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है और वो बॉडी जो है गतिशील है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई भी परिवर्तन मेरे बच्चे। निस्तर, निस्तर का मतलब हो गया निस्तर, निश्चित। निश्चित का मतलब हो गया मेरे बच्चे ध्यान से, इनवेरिएंट का मतलब हो गया कि यदि कोई बॉडी में स्पीड है तो चार्ज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। बॉडी के स्पीड पर इलेक्ट्रिक चार्ज कभी निर्भर नहीं करेगा, उसी को कहते हैं इनवेरिएंट निश्चर, मतलब वो निश्चित है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगला प्रॉपर्टी 8 नंबर, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, कहता है आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज रेडिएट्स, आइसोलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, कहता है क्या, आइसोलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, त्वरित आवेश ऊर्जा उत्पन्न करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, कहता है क्या, आइसोलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी किसी चार्ज में जब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेट होगा चार्ज, तो वो क्या उत्पन्न करेगा, ऊर्जा। आइए इसको समझते हैं बढ़िया से। देखिए यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं फिगर को, है ना हम लोग बच्चे। अभी हम लोग क्या बोले कि त्वरित आवेश, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में रखा गया है। वेलोसिटी जीरो का अर्थ होता है कि वो रेस्ट में है, विराम में है, उसको रेस्ट में रखा गया है। तो अगर वेलोसिटी जीरो है, चार्ज है लेकिन वेलोसिटी उसका क्या है, जीरो है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अगर जिसका वेलोसिटी जीरो है, यानी वो चार्ज विरामावस्था में, तो क्या उत्पन्न कर रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान देखिएगा, यही चार्ज अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक समान चाल से मूव कर रहा है, चल रहा है, तो क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब v का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। यही कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्या रहता है, मूव करता है, मूवेबल चार्ज होता है। चार्ज क्या करता है मेरे बच्चों, उसमें मूव करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। यही थ्योरी से समझना है, ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद यही चार्ज जो है, जिसमें क्या लिखे, v डज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट अब नहीं रहा, एक समान चाल नहीं रहा, यानी उसमें क्या आ गया, त्वरण आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अगर अभी शुरू से माने 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चला, फिर आगे 20 हो गया, फिर आगे 30 हो गया, फिर 5 हो गया, मतलब वेलोसिटी उसमें अब कांस्टेंट नहीं रहा। तो वैसा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी को भी रेडिएट करता है, एनर्जी को भी निकालता है। यानी यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आपका बनता है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। अगर वेलोसिटी जीरो तो ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ। एंड इफ चार्ज हैव एक्सेलरेटेड
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी। ये इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन, ध्यान से इसको वॉच कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, अगला प्रॉपर्टी में ना, अगला 9 नंबर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं मेरे बच्चे। 9th नंबर में देखिए कहता है सिमिलर चार्ज टू each other, similar charge repel to each other, but dissimilar charge attract to each other। ध्यान से देखें मेरे बच्चे, एकदम समझ में आ जाएगा, इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा। सिमिलर मतलब समान स्वभाव का यदि आवेश है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और यदि वो डिसिमिलर है मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। देखिए इसको भी हम लोग फिगर से समझते हैं, ध्यान से देखिए, एक चार्ज पॉजिटिव फिर एक चार्ज ये भी पॉजिटिव, देखिए दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन। दोनों चार्ज को रखे क्या हुआ, रिपल्सन, सिमिलर चार्ज है। फिर देखिए एक चार्ज पॉजिटिव, नेक्स्ट चार्ज नेगेटिव, ये दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा मेरे बच्चे, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और एक फिगर और बनाते हैं, अगर दो नेगेटिव है तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन, यानी दूर भागेंगे। तो अगर समान स्वभाव का है तो रिपल्सन होगा, अगर दोनों विपरीत स्वभाव का तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए 10 नंबर प्रॉपर्टी। नाउ अब चलते हैं मेरे बच्चे 10 नंबर इसका प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहता है ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। किसी वस्तु को तीन तरह से आवेशित, किसी वस्तु को तीन तरह से आवेशित किया जा सकता है, फर्स्ट है मेरे बच्चे फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं घर्षण। सेकेंड है मेरे बच्चे कंडक्शन जिसको बोलते हैं संवहन। और थर्ड नंबर है मेरे बच्चे इंडक्शन, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे प्रेरण। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरण। देखिए यहाँ पे ध्यान से, है ना, तीनों को हम लोग समझेंगे बढ़िया से। ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। किसी वस्तु को तीन तरह से आवेशित किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया फ्रिक्शन, घर्षण, सेकेंड हो गया कंडक्शन और थर्ड नंबर हो गया इंडक्शन यानी प्रेरण विधि। अब तीनों विधि को हम लोग बढ़िया से सीखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। ये तीनों विधि से क्वेश्चन रहते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे आपका ये और इंडक्शन प्रोसेस, ये दोनों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन भी है, तो देखिए हम लोग देखते हैं ना। सबसे पहले घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। घर्षण विधि को देखिए, इसमें क्या करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा।
इसमें दो वस्तु को लेते हैं, कितना वस्तु को, दो वस्तु को आपस में क्या करते हैं, रब्ड करते हैं। रब्ड मतलब होता है रगड़ना, घर्षित करना। तो जैसे ही दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो एक पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग कौन सा विधि कहेंगे मेरे बच्चे, घर्षण विधि। फिर से सुने, ध्यान सुने, यानी दो वस्तु लिए, दोनों वस्तु को आपस में क्या किए, रब्ड किए। रब्ड मतलब होता है घर्षित करना, दोनों को आपस में घर्षित किए, घर्षण किए, तो एक पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं घर्षण विधि। कौन सा विधि कहते हैं, घर्षण विधि। अब इसका एग्जाम्पल देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है कि कोई ग्लास रॉड है, देखिए ग्लास रॉड, शीशे का छड़, रब्ड विद सिल्क, शीशे की छड़ को किसके साथ, सिल्क के साथ। सिल्क का हिंदी होता है मेरे बच्चे रेशम। क्या होता है, रेशम। रेशम के साथ क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं, रब्ड करते हैं। तो क्या होता है, ग्लास रॉड पर, इस रॉड पर, ग्लास जो रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पर यानी रेशम पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यानी ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है मेरे बच्चे, उत्पन्न हो जाता है। देखिए एकदम नेचुरली है, नेचर में है। ग्लास रॉड यानी शीशे की छड़ पर, कौन सा, प्रैक्टिकली प्रयोगशाला में ऐसा किया गया मेरे बच्चे, इसलिए इसको ध्यान में रखें कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पहला हो गया। सेकेंड नंबर, एबोनाइट के छड़ को, एबोनाइट के छड़ को, एबोनाइट के छड़ को किसके साथ, ऊन के साथ। ऊन मतलब होता है ऊन, ऊन का मतलब मेरे बच्चे ऊन, ऊन के साथ रब्ड किया जाता है, रगड़ा जाता है, रब्ड किया जाता है। तो ये जो एबोनाइट का छड़ है, एबोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज मेरे बच्चे, नेगेटिव चार्ज, और ऊन पर पॉजिटिव चार्ज, ऊन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए सेकंड में एबोनाइट के छड़ को किसके साथ, ऊन के साथ रगड़ा जाता है। तो एबोनाइट के छड़ पर नेगेटिव चार्ज, एबोनाइट के छड़ पर कौन से बच्चे, नेगेटिव चार्ज, और ऊन पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं इसका, सब यही एग्जांपल आप याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, एग्जांपल नंबर 3 को देखिए। कैट्स फर, कैट्स फर, बिल्ली की खाल, इसको बोलते हैं बिल्ली की खाल। कैट्स फर को जब किसी सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तब कैट्स फर पर पॉजिटिव चार्ज, कैट्स फर पर कौन सा चार्ज मेरे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तीसरा नंबर एग्जाम्पल फिर से देखें, क्या लिया, कैट्स फर, बिल्ली की खाल को जब किसी सिल्क के साथ, रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो कैट्स फर पर यानी बिल्ली की खाल पर, कैट्स फर पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, याद रखना है मेरे बच्चे, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पर
नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चौथा एग्जाम्पल जो कि प्रैक्टिकली और नेचुरली है, बादल भी आवेशित होता है। कौन सी विधि से? तो फ्रिक्शन मेथड से। बादल में जो आप लोग बिजली लाइटनिंग रॉड देखते हैं, लाइटिंग जो देखते हैं, जो बिजली कड़कड़ाते हुए देखते हैं, तो जो बादल जो आवेशित होता है, घर्षित होता है, तो उस पर जो चार्ज डेवलप होता है वो कौन सी विधि है? यही फ्रिक्शन मेथड। यानी क्लाउड्स आर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। बादल भी कैसे घर्षित होता है? तो फ्रिक्शन मेथड के द्वारा, फ्रिक्शन विधि के द्वारा। तो ये मेरे एग्जाम्पल थे मेरे बच्चे, 4 एग्जाम्पल। चारों एग्जाम्पल को याद रखें। उसके अलावा आप लोग बचपन में या कभी अभी भी क्या बोलते हैं वो, कंघी को, कॉम्ब को जब बाल में ऐसे करके रगड़ते थे तो कॉम्ब पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता था और हम लोग कागज के टुकड़ों को, बच्चे लोग कागज के टुकड़ों को क्या करते थे? आकर्षित करते थे। तो इस भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है जो हम लोग बहुत पहले समय किया करते थे। तो ये था फ्रिक्शन मेथड। अब इसके बाद है कंडक्शन। कंडक्शन पहले भी बता चुके हैं मेरे बच्चे, पहला प्रॉपर्टी में। इसमें क्या करते हैं? एक अनावेशित यानी अनचार्ज बॉडी और दूसरा चार्ज बॉडी, आवेशित वस्तु को लेते हैं, आपस को एक दूसरे में क्या करते हैं? कांटेक्ट कराते हैं। देखिए, संपर्क कराते हैं। संपर्क कराने के बाद जो अनावेशित वस्तु था, इस आवेशित वस्तु के कारण ये क्या हो गया? आवेशित हो जाता है। यानी अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज। ये था कंडक्शन प्रोसेस, संवहन विधि। और तीसरा है मेरे बच्चे प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। आइए इंडक्शन मेथड को समझते हैं। इंडक्शन मेथड, इसको बोलते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण का अर्थ समझ लीजिए। प्रेरण का अर्थ क्या होता है? प्रेरण का मतलब होता है यहाँ पर कि इसमें भी 2 वस्तु लेंगे। कितना वस्तु? 2 वस्तु। एक अनावेशित वस्तु, अनचार्ज बॉडी, और दूसरा आवेशित वस्तु, कोई भी, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। अब क्या करते हैं? अनावेशित और आवेशित वस्तु को एक दूसरे के नजदीक, देखिए नजदीक, कांटेक्ट नहीं कराना है, संपर्क नहीं कराना है, नजदीक लाना है। देखिए इस तरह से एक दूसरे के नजदीक लाते हैं। तो होता क्या है कि इंडक्शन प्रोसेस में नजदीक लाने के क्रम में जो आवेशित वस्तु है वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, लॉस करके, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनावेशित वस्तु को आवेशित कर देता है। यानी कि अनावेशित वस्तु जो है, आवेशित वस्तु के नजदीक लाने पर, नजदीक लाने के दौरान क्या होते हैं? वो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन मेथड। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे बच्चे, देखिएगा बुक में, वो इसी थ्योरी से उस क्वेश्चन का दिया गया और उसका आंसर भी यही से है कि अनावेशित वस्तु को अगर किसी धनावेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे, मतलब नियर, नजदीक लाते हैं, नियर बाय, नजदीक लाए, तो ये जो अनावेशित वस्तु है वो क्या हो जाता है मेरे बच्चे? आवेशित हो जाता है। तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका सारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो इस वस्तु में क्या आ जाएगा? देखिए तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपका जो है वो आपका सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन है ना? एग्जाम्पल में देखिएगा दिया हुआ है फिगर भी इस तरह से। तो यही लिखना है कि जब कोई अनावेशित वस्तु किसी धनावेशित वस्तु के संपर्क में नजदीक उसको लाते हैं तो प्रेरण विधि से, कौन विधि से? प्रेरण विधि से जो अनावेशित वस्तु है वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है ना। कौन सा प्रोसेस है मेरे बच्चे? इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन मेथड, इसी को बोलते हैं प्रेरण मेथड, प्रेरण विधि। तो मेरे बच्चे ये था आपका विद्युत आवेश के गुण, और मुझे आशा ही नहीं, बहुत अच्छी तरह से विश्वास भी है कि अच्छी तरह सीखे होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी यहाँ पर जितने भी प्रॉपर्टी आपको बताए हैं किसी में भी दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स
में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया है। मैं आपको फिर से उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आपका मनोज सर।